अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज माविश इजाज। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पे, जहां भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोशाने ज़फ़र। रोशाने को आप अगर आपको याद हो तो एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा आया था जिसका नाम था उडारी। और रोशाने जो है वो कश फाउंडेशन के साथ, बल्कि कश फाउंडेशन उनका बेबी है। और उडारी जो ड्रामा था जिसने बहुत तहलका भी मचाया था और बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस भी दिए थे, हमारी सोसाइटी को बहुत एजुकेट करने में मदद की थी। तो रोशाने वो फाउंडेशन चला रही हैं जिन्होंने इस मैसेज को आगे बढ़ाने और इस कॉन्वर्जेशन को मजीद दूर पहुंचाने के लिए उस पर बहुत काम किया था। और इस वक्त TV1 और PTV के ऊपर एक ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं, जिसको लिखा है आमना मुफ्ती ने और जिसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। जबरदस्त कास्ट है। तो आज मैं रोशाना के साथ कुछ बातें करूंगी दिल ना उम्मीद तो नहीं के बारे में, और वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो रोशाने कर रही हैं। तो आइए हम अपनी गपशप शुरू करते हैं। रोशाने, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम डूइंग वेल। माफिश, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आई होप यू आर स्टेइंग सेफ। जी, आई that's been a challenge, especially when you're producing a drama serial in the middle of COVID. तो वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शूट भी ड्यूरिंग कोविड हुआ है रोशाने? जी, एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी पहली स्पेल जो थी वो जनवरी में खत्म हुई थी। हमने दिसंबर से जनवरी किया था लास्ट ईयर, और लास्ट फिर ईयर। हमने मार्च में शुरू करना था। और अच्छा। मार्च में फिर आपको पता है लॉकडाउन शुरू हो गया। जिस तारीख को हमारा नेक्स्ट रोल आउट होना था कैमरा, हाँ। 22 मार्च को, उस दिन पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया। तो फिर राइट। हमने इसकी कड़ी सितंबर में पकड़ी। तो अच्छा। ये कास्ट की और डायरेक्टर की सबकी बहुत शुक्रिया कि उन्हें कंटिन्यूटी को सामने लेकर दे स्टार्टेड द नेक्स्ट स्पेल हम्म। एंड वी डिडंट ब्रेक द लिंक। सो ये मुश्किल था, हम्म। लेकिन आई थिंक एवरीबॉडी वाज सो कमिटेड टू द आइडिया ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं कि वी मैनेज्ड टू गेट इट ऑफ द ग्राउंड। सो अल्लाह का करम। चलो, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वी फाइनली गॉट टू सी इट, बिकॉज कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं विच हैव नॉट बीन एबल टू सी द लाइट ऑफ डे। सो आई एम वेरी ग्लैड के ऑडियंसेस के पास अब एक जनवरी में एक अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। रोशानी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ NGOs को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान में कि जी ये हैं और ये फंडिंग और ये फलां और इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन मैंने उडारी के केस में खुद देखा है, पर्सनली देखा है, और वो जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था उडारी ने वो तो मेरे सामने ही था। और हो सकता है कुछ काली भेड़ें हर जगह होती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है या आप लोगों का जो काम है वो कैसे ग्रास रूट्स खवातीन की एक्चुअली मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग इसकी आड़ में और काम शुरू कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी डेंजरस एंड वेरी डैमेजिंग थिंग। और दूसरी मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए और हमारी इक़दार को मद्देनजर रखते हुए जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप कैसे ये मेक श्योर करती हैं एज ए प्रोड्यूसर कि हम अपनी सोसाइटी को भी नज़र में रखें और जो अच्छी इक़दार हैं उनको भी जहन में रखें और जो अच्छी इक़दार नहीं हैं उनके बारे में भी एक सही बैलेंस तरीके से बात करें? क्या कहना चाहेंगी आप? तो अगर मैं थैंक यू माविश, आपने जो सवाल उठाया ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है हम्म। और इसको समझना भी ज़रूरी है। तो अगर मैं कश्फ की आपसे बात करूं तो हम तो हैं ही कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम तो करते ही काम खवातीन के साथ हैं डायरेक्टली, जो छोटे छोटे कारोबार शुरू करती हैं। हम उनको सरमाया भी देते हैं, हम उनको एडवाइस, बिजनेस एडवाइस भी देते हैं, हम उनकी काबिलियत और हुनर को एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस ट्रेनिंग्स भी देते हैं, वोकेशनल सर्विसेज भी देते हैं, ताकि वो अपना जो कह लें जो छोटे छोटे काम करती हैं उसमें से आमदनी कमा के अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर कर सकें। तो ठीक। हम तो डायरेक्टली इन टच हैं। इस वक्त हमारे 5 लाख खवातीन हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको हम फंड कर रहे हैं और जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट राइट। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम हमने तकरीबन 4 मिलियन घरानों की हेल्प की है, ठीक जिनको है। हमने गुर्बत की लेवल से निकाला है और अगले लेवल पर लेकर गए। तो ठीक। हमारे पास तो ग्राउंडेड स्टोरीज हैं, हमारे पास तो वो कहानियां हैं जो आपको पर्दे के ऊपर नजर नहीं आती, स्क्रीन पे नहीं नजर आती। वो रियल लाइफ स्टोरीज हैं, स्ट्रगल्स हैं, रिजिलियंस है लोगों की। और आपने मतलब जितनी सबको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, ये तमाम चीजें आपके पास ट्रांसपेरेंटली मौजूद हैं? जी, और ठीक। जो मसले खवातीन फेस करती हैं उनको हम समझते हैं। तो ठीक है। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो हम्म। सोसाइटी की इक़दार जो है उनमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम कहें कि पॉजिटिव है, बिल्कुल। और ना ही ये है कि हम कहें हर चीज़ नेगेटिव। तो बिल्कुल। हमें जब भी कोई मौजू या कोई सोशल एडवोकेसी की कैंपेन बनानी होती है, तो हम ये समझते हैं कि इशू क्या है, उसके पीछे क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, और फिर हम्म। उनको कन्वे कैसे करना।
तो इस पे तो बहुत तहकीक करनी पड़ती है। ये आप एक दिन उठ के नहीं बना सकते ऐसे हाँ शोज। हाँ आपको बहुत काम करना पड़ता है इसके ऊपर। हमें लगते हैं तकरीबन 1.5 साल एक स्क्रिप्ट बनाने में, क्योंकि वाओ उसमें हम रिसर्च करते हैं, हम रियल कैरेक्टर्स को समझते हैं, हम सिचुएशंस को डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर हम क्रिएटिव वर्कशॉप करते हैं जिसमें हम जिस तरह असर नदीम सैयद साहब हैं, वो हमेशा बहुत टाइम देते हैं हमें इसके लिए, बिकॉज ही इज बीन इन्वॉल्व्ड इन दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स। वेरी नोटेड So, प्लेराइट so या we have the script writer, we have people from the media, we have people like Maniza Hashmi Saiba, Adiz also been volunteering time. So हम एक पूरा creative process शुरू करते हैं जिसमें फिर हम इसका plot निकालते हैं। तो ये जो कहानियां ये गढ़ी होती हैं in the reality of what we want to say. And then of course it's not also enough to say कि जी everything's bad in the society. ये भी गलत है। आपको एक solution भी देना होता है। It's not enough to say कि जी हमारे सोसाइटी में ये मसले हैं, how do we get out of it? या So आपने लोगों को सोचने पे भी मजबूर करना है कि ये मसले हैं और इनके पीछे हमारी सोच ही है जो इनको प्रोपगेट करती है या इनको हवा देती है। लेकिन दूसरी साइड पे हमें ये भी देखना है कि हमारा रोल क्या हो सकता है, कैसे हमने इनको एड्रेस करना है। तो ये एक पूरा तसलसल है जो हमें होलिस्टिकली लाना पड़ता है। एंड देन इसका थर्ड एलिमेंट भी है माविश, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट ये भाषण नहीं है, इट्स नॉट अ कि हमने आपको बिठाया और कहा कि जी ये है मसले और इसका ये हल है। आपने एंटरटेनमेंट का भी रुझान लाना है उसमें, वरना लोग क्यों देखेंगे। तो ये एक बड़ा फाइन बैलेंस है, क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट इन सच सिचुएशंस इज आल्सो नॉट द राइट अप्रोच, एंड देन क्रिटिसिज्म इज नॉट द राइट अप्रोच। सो यू हैव टू mesh everything. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ व्हाट वी कॉल नाउ एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन एंड एड्यूटेनमेंट। जी बिल्कुल। एंटरटेनमेंट। अच्छा रोशाना, मुझे ये बताएं कि इस टॉपिक के ऊपर आपने क्यों बनाया ड्रामा? आई एम श्योर स्टेटिस्टिकली तो हम जानते हैं कि ऐसी चीजें और बहुत सारी चीजें स्टेटिस्टिकली मौजूद हैं। सेक्सुअल अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस है, हरासमेंट है, ट्रैफिकिंग है, ड्रग अब्यूज है, चाइल्ड लेबर है, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास। आपने पहले जो कश फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया था, इट वाज अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड इट वाज अबाउट हाउ दीस पीपल कंटिन्यू रोमिंग फ्री बिकॉज women don't speak up and everything. लेकिन अब जो आप बना रही हैं उसमें एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आई थिंक इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारा टॉपिक ऐसा है। कोई ऐसी चीज है आपके दिमाग में, या आपने बस स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे आपने सोचा कि यार ये अब टॉपिक मुझे देखना है? पहले तो महाविश हमें समझने की जरूरत है कि ये एक मॉडर्न डे स्लेवरी की वर्जन है ये, और इसके पीछे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, इसका एक एस्पेक्ट नहीं है। जब हमने इस पे सोचना शुरू किया तो हमारे साथ, आपको पता है कि हम तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस कह लें जिनके साथ बातचीत होती रहती है। तो पाकिस्तान में नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन थी खबर मुमताज साहिबा, एंड शी इज very well respected in Can the you repeat Pakistan that? I lost there was a distortion. आप दोबारा रिपीट करेंगी? नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन की जो चेयरपर्सन थी उस जमाने में, खबर मुमताज साहिबा, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया और कहा कि अगर आगे आप काम करना चाहो तो ये एक मौजू है जिसपे NCSW बहुत इंटरेस्टेड होगी काम करने में, टू डू अ ड्रामा सीरियल ऑन दिस इशू। तो उन्होंने ये इशू मेरे जहन में डाला। उसके साथ साथ हमारे एक और पार्टनर है UN Women, जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। उनके पास बहुत सी रिसर्च थी, इंटरनेशनल भी, और डेटाबेसेस थी ऑन द इशू इटसेल्फ कि ये क्या इशू है, इसके पीछे क्या क्या एस्पेक्ट्स है। तो कॉन्वर्सेशन वहां से शुरू हुई। लेकिन जो ट्रिगर था ना, वो मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत अगेन जिस तरह उडारी हमने बनाया तो वो कसूर का इंसिडेंट ट्रिगर था इस पे, जो कि आज भी हमारे सामने एक घनौना इंसिडेंट है, उसका हम रेजोल्यूशन नहीं ला पाए। लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस हमने जनरेट की इस पे, और आपको पता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे अब लॉज भी आ गई हैं। तो इसी तरह एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा, तैयबा, वो बच्ची जो थी, जो डोमेस्टिक सर्वेंट थी, मैंने बहुत लिखा है उसके ऊपर भी, वो बहुत हैरोइंग केस था। बिल्कुल। तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है, दैट इज डोमेस्टिक सर्विट्यूड। तो हमने उस केस की कड़ी जो है वो समझी। हम वहाँ फैसलाबाद गए, हमने रिसर्च की, हमने ये पूरा सिस्टम समझा कि इनफॉर्मली कैसे बच्चे जो हैं ये लोगों के घरों में, शहरों में पहुंच रहे हैं, और ये क्या, इसके पीछे क्या क्या वो पहलू हैं जो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक तरफ डोमेस्टिक सर्विट्यूड है, और कहा जाता है कि 2 मिलियन बच्चे हैं पाकिस्तान में आज
जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं और जो लोगों के घर मेड सर्वेंट्स या, और ये लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। बिल्कुल। तो इस पे जेंडर का जो फोकस है वो सिर्फ लड़कियों पे नहीं है, बल्कि बच्चे भी हैं जो मुख्तलिफ कारोबार में, आप वल्नरेबल चले है, बिल्कुल। किसी खोखे में छोटे का काम कर रहे हाँ, हैं या चाय की हाँ, दुकान में है, वो हाँ, बच्चे भी इस 2 मिलियन में काउंट किए जाते हैं। ठीक तो है। आप सोचिए कि उनको किस किस्म की अब्यूज का सामना करना पड़ रहा है। फिर दूसरी तरफ वो बच्चियां जो कम उम्री की शादियां हैं जो की जाती हैं, निकाह किया जाता है ऑस्टेंसिवली, लेकिन पैसा दिया जाता है फैमिली को, और ये उनकी फैमिलीज हैं। आई मीन द मोस्ट ऑफुल स्टेटिस्टिक इज दैट द मेजॉरिटी, जिस तरह हमने इसमें भी बात की थी कि सेक्सुअल अब्यूज में भी एक्वेंटेड से 75% नोन लोग हैं जो बच्चों को अब्यूज करते हैं। इसी तरह फैमिलीज हैं जो बच्चियों को बेच रही हैं बिकॉज उनको कोई इकोनॉमिक नीड है या वो डेट में फंस गई हुई है, डेट बॉन्डेज कह लें आप इसको। तो वो बच्चियां जो है फिर वो सेक्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं, यानी कि उनको बेचा जाता है आगे और वो ब्रॉथल्स में पहुंच जाती है। तो इसकी बहुत से पहलू हैं। इसमें हमें जो तफरीक करने की जरूरत है वो है ह्यूमन स्मगलिंग वर्सेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये हमारी लॉ में भी कंफ्यूजन है, अभी इसको करेक्ट करने की जरूरत है। ह्यूमन स्मगलिंग वो है जो हमारे बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं एज इलीगल इमिग्रेंट्स, वो एक अलग इशू है। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो है जहाँ पे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो फोर्स्ड लेबर में या सेक्स प्रोस्टिट्यूशन में या किसी और मुश्किल में फंसी हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, और अ लॉट ऑफ दिस इज इनफॉर्मल। So and then there's a third element to this also, which is out of school children. So वो बच्चे जो आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में 23 मिलियन बच्चे हैं जो कि हाँ, स्कूल से बाहर, नहीं जा रहे। यूनिसेफ का नंबर मैं कोट कर रही हूँ। तो उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है जब हम उनको भी फॉलो थ्रू करते हैं, तो वो भी मॉडर्न डे स्लेवरी की फॉर्म में फंसते चले जा रहे हैं और गुर्बत की झंझट में फंसे। और मैं सॉरी तो आपकी बात उनका कर रही हूँ, मैंने टीजर में ये देखा भी था कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं क्योंकि स्कूल में असातिज़ा जो हैं उनके साथ एक बहुत नाजेबा बर्ताव करते हैं। और सेक्स अब्यूज तो चलो एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक्चुअल जनरली जो सबके सामने होता है कॉर्पोरल पनिशमेंट और इतनी सिवियर पनिशमेंट होती है, जो कि भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, खबरों में आए हैं वो। जी बिल्कुल। तो वो भी एक वजह है कि बच्चा जो है वो स्कूल, एक तो पढ़ाई नहीं हो रही, ऊपर से उसको मारा जा रहा है। ऊपर से हाँ। एक चीज जो हमने दिखाने की कोशिश की और आप वो देखेंगी कि हमने वायलेंस बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है अपनी सोसाइटी में। हम नहीं समझते बच्चे को मारना या उसको स्कूल में मार पिट रही है या उसको डांटना टपटना, ये सारी चीजें जो है हम नहीं समझते कि ये बुरी है। और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि उसका इज्जत नफ्स, बच्चे की जो अपनी सेल्फ स्टीम है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और वही बच्चा फिर आगे जाके यही चीजें एक्ट आउट करता है। हाँ, तो साइकिल वायलेंस ऑफ जो है वो वायलेंस होता है। परपेचुएट हो रहा है जी सोसाइटी में, जी। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं तो नॉर्मल है। तो हाँ। हमने वो चीजें दिखाई हैं इन दिस ड्रामा टू शो कि व्हाट आर वी डूइंग टू आवर चिल्ड्रन। ये सोसाइटी जो है हमारी, अनफॉर्चुनेटली बच्चों को वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही जो करनी चाहिए। अब हम उसको कहें ये गुर्बत का मसला है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉवर्टी, ये तो फिर हम कॉप आउट कर रहे हैं, ये हमारे माइंडसेट का है। तो उसको बदलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये एक्शन जो है ये क्या रिएक्शन क्रिएट कर रहा है सोसाइटी। अच्छा रुशाना, ये बताएं कि एक आपने कहा कि इसमें गुर्बत का ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तो बात फैक्ट है ना कि सोशो इकोनॉमिकली जो प्रीडिस्पोज टू वायलेंस एंड दिस काइंड ऑफ क्राइम्स जो हो जाते हैं बच्चों के साथ, वो ज्यादा है। मतलब एट रिस्क बच्चे ज्यादा होते हैं जब आपका एक ऐसी मार्जिनलाइज्ड या तो आप कम्युनिटी हो या आप जो हैं वो ऑब्वियसली सोशो इकोनॉमिकली आप इतने स्ट्रांग ना हो। तो मुझे ये बताइए कि आपकी रिसर्च में और आपके शो में भी किस तरह इस चीज को एड्रेस किया गया है, या क्या आपने रिसर्च में ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो बड़े स्कूलों में भी पिट रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों और वो मशरूम ग्रोथ वाले स्कूल्स में भी पिट रहे हैं? क्या आपने ऑब्जर्व किया है? जी देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि गुर्बत इज नॉट द रीजन, आई एम सेइंग इट्स नॉट द ओनली रीजन। ओके। हमारा माइंडसेट भी एक इशू है, हमारा राइट। कल्चर भी एक इशू है। हम क्या बर्ताव करते हैं बच्चों के साथ, उनकी हम तो समझते ही नहीं ना कि बच्चे की कोई डिग्निटी है या उसकी कोई राइट्स हैं। हमारे माशरे में तो ये नहीं सोचा जाता। मगर गुर्बत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परपेचुएट करता है, उसको बढ़ाता है जरूर। क्योंकि जहाँ पैसे नहीं होंगे, जहाँ पर आपके स्कूल में वसाइल नहीं होंगे, जहाँ पे टीचर ओवरवर्क होगा, जहाँ पे टाट पे बैठ के बच्चा पढ़ेगा, उसको क्या आप सिखा पाएंगे? तो वो तो एक, और जहाँ पे करिकुलम या किताबें अवेलेबल नहीं होंगी, या और फॉर एग्जांपल सिंपल चीजें, अगर आप रिसर्च देखें, यूनिसेफ का एक और डेटाबेस है जिसमें ज्यादातर स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में लेट्रीन्स नहीं, बहुत से स्कूलों में बाहर की दीवार नहीं है। तो ये वो चीजें जो एक स्कूल का कॉन्सेप्ट देती हैं, या एक स्कूल में बच्चों को जरूरी है, सिक्योरिटी बेसिक राइट है ये देती तो। है। जी, बाथरूम, दरवाजा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये तो बेसिक है बिल्कुल।
तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा अगर उसको वो माहौल नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो आप सही कह रही हैं कि ये, मगर मेरा पॉइंट वो जो मैं कहना चाह रही थी वो ये थी कि हम तरजीह नहीं देते हैं चीजों, हाँ, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, खा वो हमारी गवर्नमेंट से लेकर नीचे तक की जब आप बात करते हैं, हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं दे रहे, वी आर नॉट कंसिडरिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी। और ये बहुत बड़ा मसला है जो अब चूंकि पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो गई, अगर आप देखें 65% हमारी आबादी जो है वो 30 साल से कम की है, तो एक वेरी पॉपुलेशन यंग यंग। हमारी यंग पॉपुलेशन है। तो अभी भी मौका है, मैं ये नहीं कह रही, आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु ऑलवेज लुक्स एट द ग्लास हाफ फुल, अभी भी मौका है कि हम अपनी ज़हनियत को बदलें और तब्दीली को हम ला सकते हैं इन आवर एटीट्यूड्स। तो बिल्कुल। यही हमारी काविश है, थ्रू दिल ना उम्मीद तो नहीं, अच्छा, कि हम होप का पैगाम दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना, मैं दुआ करती हूँ कि आप अपनी इस उम्मीद पे और इस काविश में कामयाब हो। रोशाना, मुझे ये भी बताएं कि आपने जब एज अ पर्सन जो कि इतने अरसे से इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप होप की बात कर रही हैं, मुझे होप के हवाले से बताएं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट गिव यू होप। एक्टर्स हो गए, राइटर्स हो गए, स्कूल्स में जब आप जाती हैं, क्योंकि ये काफी मतलब डिप्रेसिंग बातें हैं, बंदा सोचता है तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है कि यार क्या हो गया है, मतलब सिर्फ टेंशन है। और जो मैंने टीजर्स भी देखे तो उसमें कुछ डिफरेंट शेड्स भी मुझे नजर आए कि एक लड़की है वो बोल रही है कि ये आज ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, और फिर वो एक खातून है जो कि नवीद शहजाद का किरदार है, वो कहती है ये मेरी बेटियां हैं एंड एवरीथिंग। तो आई एम नॉट सेइंग कि स्पेसिफिकली दैट, बट कहीं आप जब आप काम करती हैं लोगों के साथ तो आपको सबसे ज्यादा होप और पॉजिटिविटी कैसे नजर आती है, और वो आपने क्या इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है अपने स्क्रिप्ट में? So, 2-3 बातें, थैंक यू अगेन फॉर रेजिंग दिस। पहले तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कुछ आप एक्टर्स को उठा लें, हमारे कमाल के एक्टर्स हैं, आप डायरेक्टर को उठा लें, राइटर को उठा लें, हमारी पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टैलेंट है। इट्स जस्ट ब्रिंगिंग देम टुगेदर। देखें, एनी प्रोजेक्ट दैट वी डू, ये टीम वर्क है। हमारा तो काम है टू ब्रिंग द टीम टुगेदर एंड देन द टीम फ्लावर्स एंड डेवलप्स एंड ब्लॉसम्स। तो वी वर वेरी लकी, हमारे पास आमना मुफ्ती जैसी राइटर थी, काशिफ जैसे डायरेक्टर थे, युमना, उमैर, निवी आपा, all the actors we have, Bahaj, for example, Samia Mumtaz, all these great actors that we have who worked with us, and who are part of our team, Yasra, in fact. So list बहुत लंबी है, and if I'm forgetting anything, it's not intentional. We have an it is a amazing, stellar cast, I have to they say. are the stellar stellar cast. stellar So cast, put them together and you're going to have miracles. for That's sure, what I believe. for sure. और जो Kashif has been such a great director, he directs less and lets everybody develop their characters. Wow. तो एक तो ये थी। दूसरी चीज ये थी, देखें कि नुआंस्ड स्क्रिप्ट थी हमारी। अगर आप अभी ड्रामा सीरियल्स देखें, और मेरा सबसे बड़ा जो क्रिटिक है, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर बीन सम ग्रेट प्रोडक्शंस आल्सो, वो ब्लैक एंड व्हाइट में कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। या तो आप अच्छे हैं तो आप एंजल हैं, आप हाँ, और या तो आप बुरे हैं तो आप डेविल हैं। और ये डायकोटमी आपको हर स्क्रिप्ट में हाँ, नजर आएगी, हर हाँ, ड्रामे में। लेकिन हमारे कैरेक्टर्स नुआंस्ड है। अब क्या हम ये कह रहे हैं कि एक औरत, एक लड़की जो है, अगर वो प्रोस्टिट्यूट बन गई है अल्टीमेटली, क्या ये उसकी फॉल्ट थी? क्या हम उसको हमेशा उसी नजर से देखेंगे एज द फॉलन वुमन, और विल वी लुक एट हर स्ट्रगल? So that is more important to see कि how is the character evolving. तो ये एक बड़ा that's what we're trying to do now, नहीं to see show के nuanced हैं, we are all, हमारे में अच्छे भी हैं जो और जो अच्छे characters हैं उनमें weaknesses भी हैं, वरना तो ये and उनकी struggle दिखा रहे हैं, और उस struggle में से ही message निकल रहा है। So I think that's one thing, and what gives me hope is of course there's a lot that's changing in Pakistan also. हमारा ये कहना कि हम static हैं, we are not static. मैं आपको एक स्टेटिस्टिक बताती हूँ कि इस वक्त अगर आप यूनिवर्सिटीज का जेंडर नंबर देखें, तो our girls are more than our boys in universities. Wow. What that's saying is that the girls are outdoing the boys in tertiary education. अब हमारा चैलेंज ये है, और इसमें मेरे ख्याल से मीडिया का रोल भी बहुत जरूरी है, कि वही लड़कियां जॉब मार्केट में नहीं आ रही। वो यूनिवर्सिटी से तो क्वालिफाई करके जा रही है और अच्छे नंबर भी ले रही है, लेकिन वो आगे जॉब मार्केट में नहीं आ रही। तो क्या वो रुकावटें हैं जिनके बेसिस पे वो जॉब मार्केट में नहीं आ रही? तो अब जब हम डिपिक्ट करते हैं एक प्ले के अंदर एक काम करने वाली औरत को, कि वो अपने बच्चों को भी निगलेक्ट करेगी, वो खामद को भी उसका ख्याल नहीं रखेगी, और डिवोर्स में भी अल्टीमेटली जाएगी, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज दे रहे हैं कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। तो
these are the kind of messages that we have to change. और ये कहना, एक जो मेरी सबसे बड़ी होप है, जो आपने, चूंकि हम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो ये कि हमारी ऑडियंसेस जो है ना, वो बेवकूफ नहीं है। हमने उनको इतना डम डाउन कर दिया हुआ अपनी ऑडियंसेस को, कि हम समझते हैं कि जी उनको बस ये सास बहू तक ही महदूद रखें, उनको एक घर की 4 कमरों में ही दिखाएं, तो दिस इज द वर्ल्ड। दैट्स नॉट द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज मच बिगर एंड आवर ऑडियंसेस आर मच more advanced and mature than we think they are. That's true, that's true. अच्छा रुशाना, मुझे ये भी बताएं कि जब आपने इस पूरा ड्रामे को शूट किया और आपको जो एक सेट पे होने के बाद, आई एम श्योर आप सेट पे होती होंगी और देखती होंगी कि कैसे चीजें जेल कर रही हैं, आपकी टॉप 2-3 फीलिंग्स मुझे बताएं जब आप कोई क्लाइमैक्स होता है, इंसान शूट करता है, लास्ट एपिसोड शूट करता है, फर्स्ट एपिसोड शूट करता है, तो डिफरेंट फीलिंग्स आती है ना। तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जब वो ट्रांसलेट होगा स्क्रीन पे, और जब आपने उडारी भी किया था तो आई एम श्योर उस वक्त भी आपको कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें अंदाजा नहीं था कि उडारी वुड ब्लो अप the way that it did, and it became like sort of this big moment in media. So do you feel the same way about Dil Na Umeed To Nahi, or is there any other feeling that went through you? जी, definitely. I can't predict कि outcome क्या होगा. I'm hoping for the best, and so is all the rest of the team. मगर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि this is not a usual drama. उडारी से हमने एक चीज सीखी थी कि अगर आपने एक बड़ा कठिन और मुश्किल इशू लेकर आना है स्क्रीन पर, तो आपको उसके अंदर कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ शुगर कोटिंग करनी है। हमारे केस में इसमें सेवरल ट्रैक्स हैं। It's an experiment and it's a challenge and it's a risk, but I think Kashif and his team have done a very good job in presenting it. I hope so, and I hope the audiences like it. But it's not a single story. And ultimately all the stories meet. So there are different tracks in it. So एक तो हमने इसमें ये change डाला है. So the audience will keep, it's a little racy. We've tried to keep it the audience entertained by the pace and the issues. And so you will see a range of issues, which could also be which could work in another direction too. But we feel that it's the way they're gel together. It will come as a whole. तो एक तो ये चीज थी. दूसरी चीज ये थी कि वेरासिटी बहुत है. देखिए हमने बहुत रिसर्च की इसमें. आप जब हमारी लोकेशंस देखेंगी तो वो बहुत ऑथेंटिक हैं, रियल लोकेशंस हैं. हम जो मौजू था, जो हमने दिखाना चाहे, डिपिक्ट करना अच्छी रेकी हुई है. रेकी में आपने टाइम लगाया, लोकेशन ढूंढी गई है, बहुत टाइम लगाया गया, बहुत हमारा बैक एंड फोर्थ होता था कि जी ये लोकेशन सही है या ये नहीं है. हमने फिजिकली भी जाके बहुत सी जगहों को देखा. तो एक तो लोकेशन भी है, और ये इसका एक चैलेंज था कि बहुत बड़ी स्कोप थी, कास्ट बहुत बड़ी थी, बहुत सी लोकेशंस थी, बहुत सी जगह जाना था. ये आपको पूरे पाकिस्तान की स्कोप दिखाएगा, फ्रॉम द रूरल टू द अप मार्केट अर्बन टू द मिडिल क्लास. तो इसमें आपको पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी का एक कहने स्कोप मिलेगा. जी, फ्लेवर मिलेगा आपको, और उसके अंदर क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या माइंडसेट्स हैं. तो इन अ वे इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट टू डू, from a director's perspective and from production perspective as well, but it was also a very exciting project in many ways. अच्छा रुशाना, एक चीज होती चली जाती है, हम लोग कभी कभी ना कहते हैं कि हम सेल कर रहे होते हैं कोई चीज, एंड आई अंडरस्टैंड कि मीडिया में बिजनेस कॉमर्स का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो थोड़ा सा ये शायद मैं पहले ही सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इस पे और इलेबोरेट करें, देन आई विल क्विकली वाइंड अप के जब कैसे हम इंश्योर करते हैं कि हम अपनी, और आपने आई थिंक थोड़ा सा इस बारे में शुरू में बात भी की थी कि हम चाहते नहीं है कि इस चीज को हम इतना मतलब वो बना दे कि देखिए जी हम बेच रहे हैं कॉन्सेप्ट. लेकिन होता है चैनल्स की टीआरपीज, ये वो सारी चीजें मैटर करती हैं. उडारी में आप लोगों ने एक अच्छा सॉफ्ट एलिमेंट रखा हुआ था, गाने बजाने वाला, म्यूजिक का, वो सारा कुछ. तो लेकिन अभी तक जो मैंने टीजर्स में इसमें देखा है, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें सीरियस टॉपिक्स नहीं है. तो आप मुझे ये बताइए कि कैसे हम, और आप हमारे जो ड्रामे लिखने वाले हैं उनके लिए भी कुछ अगर आप बताना चाहें, क्योंकि अगर वो ये देखें तो वो भी थोड़ा सोचें, या प्रोडक्शन हाउसेस, कंटेंट हेड्स ये सोचें कि कैसे हम एक सीरियस टॉपिक को हम बेचना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि एक बीच में एक ट्रेंड आया था रेप के ऊपर. हर ड्रामे में रेप दिखा देते थे और उसी से टीआरपी आती थी. लड़की को थप्पड़ पड़ रहा है तो उसी से टीआरपी आती थी. तो डोमेस्टिक वायलेंस, एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये दीज आर बिग इश्यूज एंड दिस इज अ बिग थिंग, तो जब भी ये चीज दिखाई जाती है ऑडियंस की नजर तो आती है, क्योंकि यही होती है न्यूज मेकिंग चीजें. लेकिन ऐसा लगना शुरू हो गया था, और कुछ ड्रामों ने अनफॉर्चुनेटली ये किया भी है कि इनको बेचा है बाकायदा इस इशू को. तो हम ये बैलेंस कैसे रख सकते हैं बहसियत राइटर्स एंड
perhaps maybe as audiences? बड़ा अच्छा पॉइंट है भाविश, बिकॉज देयर इज अ होल एथिक्स बिहाइंड दिस. एक तो हमें याद रखना है, हमने सेंसेशनलाइज और ग्लैमराइज नहीं करना वायलेंस को. देखिए, ये टीआरपी रेटिंग के लिए एक थप्पड़ लगाते हैं, वो तो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट. I don't think that's the idea of why we would be doing this. And these issues have to be very sensitively portrayed. हम हसास तरीके से इनको स्क्रीन पे लेके आते हैं. और हमें जो चैलेंज था, देखें, सबसे पहले तो ये था कि हमने ये प्रोजेक्ट करना था, तो दिस, लाइक यू सेड, there has to be the economics of this. Long term ऐसे issues के पीछे you have to make sure that the mainstream media comes behind this. Yeah. So we were very lucky that we have TV1 and PTV who've agreed to air this, and between the two of them we have a very good relationship, because हमें outreach भी मिल रहा है और terrestrial outreach मिल रहा है PTV के साथ. और हमें वो पैगाम भी देने का मौका मिल रहा है ताकि हम दोनों चैनल्स के साथ काम करें on to a broader audience. ठीक है. तो एक तो ये चीज थी कि ये जो दिल ना उम्मीद तो नहीं है, इसको हमने मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की है. इट्स नॉट अ स्पेशल प्रोजेक्ट, इट्स अ मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट. इट्स अ प्रोजेक्ट दैट वी आर कमिंग इन एज अ प्रोड्यूसर with the idea that over time people will realize कि इसके पीछे ऐसे issues को भी लाने के पीछे एक economics है. इसमें भी business sense बनती है, क्योंकि वो सिर्फ social sense बनेगी तो ये issues आगे जाएंगे. लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने bandwidth भी पता होना चाहिए, limitations भी पता होना चाहिए कि हमें portray करना कैसे. लाइन्स है, किस तरह हम पोर्ट्रे करें. अब एक बच्चा, जिस तरह मुझे याद है कि जब बुडारी के बाद बहुत से शोज आए ऑन सेक्सुअल अब्यूज, but they were not sensitive portraying the issue. It was not about showing that it's not the victim's fault. That was the primary message हमने उडारी में दिया. इसी तरह इसमें भी हम ये मैसेज दे रहे हैं कि it's not, you're not born as a bad person. Your circumstances may put you in a situation, but if you're trying to struggle and come out of it, then why isn't society accepting you? एक से बड़ा मसला जो आता है, अगर आप मेरे साथ किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जिस तरह दारुल अमान हो गए, तो वहाँ पे जो औरतें वायलेंस की शिकार होती है ना, उनको रिहेबिलिटेट करना ही बहुत बड़ा मसला हो जाता है सोसाइटी में. तो हमारी सोसाइटी इतनी सख्त है, हम नहीं एक्सेप्ट करते एक औरत को जो कि सर्कमस्टांशली एक मुश्किल सिचुएशन से निकल कर आई है. तो हमें उन रवैयों को बदलना है. वो जो हमारे अंदर सख्त हमारे एटीट्यूड्स हैं, उनको हमने नरम करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट हो. तो ये दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट वी आर ट्राइंग टू जनरेट इन थ्रू दिल ना उम्मीद तो नहीं. और जैसे आपको पता है कि ये फैसला आपकी नज़म से लिया गया है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है. So we are trying to give the message of hope. That's a lovely note to part with, and I am so glad that you are working on serious issues through this medium, and I'm so glad that you are imparting a message of hope, because this is very important to me as a person who's in the media, who wants to see more messages of hope rather than saying कि जी बस हम तो हैं ही बर्बाद और अब तो कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि मुझे लगता है कि वही शेर वही है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. तो मुझे बहुत खुशी है रुशाने कि आप ये शम्मा जला रही हैं और मुसलसल कोशिश कर रही हैं. मोर पावर टू यू, मे अल्लाह गिव यू द स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज इवल्स. और 18 जनवरी को हम देख रहे हैं फिर ये शो, राइट? इंशाल्लाह जी. कितने एपिसोड्स हैं अंदाजन कुछ पता है? कितनी, मतलब क्या है, कितना स्पैन है? 24. आपको पता है हम ये भी नहीं करते, हम हमेशा स्पेसिफिक एपिसोड्स बनाते हैं, गेट द मैसेज अक्रॉस. हाँ, और फिर ये नहीं होता कि जी टीआरपी आ गए तो जरा 17 और लिख दो. नहीं हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है. अपने स्टांस पे कायम रहिए और more power to you, more strength to you. Keep talking about this, because guys, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, खैर ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें जी सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये ग्लोबल इशू है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है. और रोशाने जैसे लोग हैं जो कि अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए इतने कोशां हैं और ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं. तो ये जो है हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है. ये इस तरह की मूवमेंट्स का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लोग सामने आए, वो लोग काम करें, वो लोग ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ के लिए काम करें, जो वाकई जिनका काम नज़र आ रहा है और जो बिल्कुल बगैर किसी अल्टीरियर मोटिव के इस चीज़ के साथ आगे बढ़े. रोशाने, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कोई मैसेज देना चाहेंगी आप ख़वातीन और हज़रात को जो इस वक्त ये आपका देख रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे शो? जी, प्लीज ये मैसेज है, प्लीज ट्यून इन एंड सी आवर शो ऑन जनवरी 18th इंशाल्लाह, और अपना फीडबैक भी देते रहें
ताकि हम नेक्स्ट प्रोडक्शन जब लाएं तो आपकी कमेंट्स को लेकर आगे चलें। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट जो है वो जातियात से परे होके दीजिए, नेगेटिविटी से परे होके दीजिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से जितना अच्छा हो सके कमेंट दीजिए। रोशाने, वंस अगेन बहुत शुक्रिया एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर शो। Thank you so much. Thank you, Mavish. Lovely to be talking to you. Thank you. Lovely talking to you too. Thank you.